आज हम बात करेंगे बेलमोंट रिपोर्ट की। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक ऐसा नैतिक ब्लूप्रिंट है जिसने मेडिकल रिसर्च की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए, इस पूरे मसले को समझने की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। जब कोई इंसान विज्ञान की तरक्की के लिए अपनी मर्जी से किसी रिसर्च का हिस्सा बनता है, तो उस इंसान के प्रति विज्ञान की क्या जिम्मेदारी है, क्या हक है उस इंसान का? और ये सवाल ये कोई हवाई फिलॉसफी की बात नहीं है, क्योंकि एक वक्त था जब इस सवाल को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया था। अलबामा के टस्कीगी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके जो नतीजे थे वो वाकई में बहुत भयानक थे। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1932 में। सिफिलिस बीमारी को समझने के लिए 600 अश्वेत पुरुषों पर एक स्टडी शुरू की गई। पर बात यही नहीं रुकी। 1947 आते आते पेनिसिलिन, जो सिफिलिस का पक्का इलाज था, वो बाजार में आ चुका था। लेकिन इन लोगों को वो इलाज जानबूझकर नहीं दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि साइंटिस्ट्स ये देख सकें कि ये बीमारी बिना इलाज के इंसान के साथ क्या करती है। ये दिल दहला देने वाला धोखा 40 साल बाद 1972 में दुनिया के सामने आया। अब जरा सोचिए, जब ये बात बाहर आई होगी तो क्या हुआ होगा। लोगों का गुस्सा, उनका अविश्वास, सब कुछ उफान पर था। सबको समझ आ गया कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें ठोस नियमों की जरूरत है। और इसी दबाव में एक नेशनल कमीशन बनाया गया। उसका बस एक ही काम था, ऐसे नियम बनाना कि इतिहास में ऐसी भयानक गलती फिर कभी किसी के साथ न दोहराई जाए। कई साल लगे, बहुत बहस हुई, बहुत मेहनत की गई, और फिर उस कमीशन ने अपना जवाब दुनिया के सामने रखा। वो साल था 1979। और इसी जवाब को हम आज बेलमोंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस रिपोर्ट की खूबसूरती क्या थी। इसने कोई 1000 पन्नों की रूल बुक नहीं दी, बल्कि सिर्फ 3 बहुत ही सरल लेकिन इतने शक्तिशाली नैतिक सिद्धांत दिए जो किसी भी तरह के ह्यूमन रिसर्च पर लागू हो सकते थे। तो पहला सिद्धांत था व्यक्तियों का सम्मान, यानी रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। अब इसके 2 पहलू हैं, बड़ी सिंपल। पहला, हर इंसान आज़ाद है, वो अपनी फैसले खुद ले सकता है। और दूसरा, जो लोग किसी भी वजह से अपने फैसले पूरी तरह नहीं ले सकते, जैसे बच्चे हो गए या कोई बीमार व्यक्ति, उन्हें खास प्रोटेक्शन, खास सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत था परोपकार या बेनिफिसेंस। सुनने में ये बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसमें 2 बातें हैं। पहला, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, और दूसरा, रिसर्च से होने वाले फायदे को ज्यादा से ज्यादा करो और नुकसान के खतरे को कम से कम। मतलब एक तराजू है जिसके एक पल्ले पर फायदा है और दूसरे पर खतरा, और फायदे वाला पल्ला हमेशा भारी रहना चाहिए। और फिर आता है तीसरा और आखिरी सिद्धांत, न्याय यानी जस्टिस। ये इस सवाल को उठाता है कि भाई रिसर्च का खतरा कौन उठाएगा और उसका फायदा किसे मिलेगा। न्याय का मतलब है कि ये बोझ और फायदा दोनों फेयर तरीके से बंटने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिसर्च का सारा बोझ समाज के किसी एक कमजोर तबके पर डाल दिया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, सम्मान, परोपकार और न्याय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें ना रह जाएं, इन्हें असल दुनिया में हर एक रिसर्च में लागू कैसे किया जाएगा। खैर, बेलमोंट रिपोर्ट ने इसका भी जवाब दिया। और यहीं पर इस रिपोर्ट की असली जीनियस दिखाई देती है। इसने हर सिद्धांत को एक प्रैक्टिकल एक्शन से जोड़ दिया। जैसे व्यक्तियों का सम्मान कैसे दिखाएंगे, सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेकर, परोपकार को कैसे अमल में लाएंगे, हर रिसर्च से पहले जोखिम और लाभ का आकलन करके, और न्याय को कैसे सुनिश्चित करेंगे, रिसर्च के लिए लोगों का निष्पक्ष चुनाव करके। देखिए कितना सीधा है। तो ये सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी रिसर्च में हिस्सा ले रहा है उसे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बताया जाए कि भाई ये रिसर्च क्यों हो रही है, इसमें क्या क्या करना होगा, क्या खतरे हो सकते हैं, क्या फ़ायदे मिलने की उम्मीद है, और सबसे सबसे ज़रूरी बात ये कि वो जब चाहें बिना कोई वजह बताए इस रिसर्च से बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं न्याय की। अन्यायपूर्ण चुनाव और न्यायपूर्ण चुनाव में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। अन्यायपूर्ण चुनाव वो है जब आप अपनी सुविधा या लागत बचाने के लिए किसी कमज़ोर ग्रुप को चुन लेते हैं। लेकिन न्यायपूर्ण चुनाव तब होता है जब चुनाव का आधार साइंटिफिक हो
और ये पक्का किया जाए कि रिसर्च का बोझ और उसके फायदे दोनों समाज में सही तरीके से बंटे। तो सवाल उठता है कि इन सब नियमों को लागू कौन करवाता है? कौन है वो गेटकीपर? आज के दौर में कोई भी ह्यूमन रिसर्च शुरू होने से पहले उसे इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड यानी IRB या एथिक्स कमेटी से पास होना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि ये कमेटियां एक तरह से बेलमोंट रिपोर्ट को ही एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करती हैं, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी रिसर्च नैतिक सीमाओं को ना लांघे। एक बात और समझना जरूरी है कि बेलमोंट रिपोर्ट आसमान से नहीं टपकी थी। इससे पहले भी नैतिक नियम थे, जैसे न्यूरेनबर्ग कोड और हेल्सिंकी डिक्लेरेशन। लेकिन बेलमोंट रिपोर्ट खास क्यों बनी? वो इसलिए क्योंकि इसके 3 सिद्धांत सम्मान, परोपकार और न्याय ये सिर्फ मेडिकल रिसर्च तक ही सीमित नहीं थे। ये एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क थे जो इंसानों से जुड़े किसी भी तरह के रिसर्च पर लागू हो सकते थे। और कमाल की बात देखिए, 1979 में लिखी गई ये रिपोर्ट आज भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज हम बिग डेटा, AI, जीनोमिक्स इन सब की बातें करते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी हैं जिनकी 1979 में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन इन नई चुनौतियों के लिए भी हमारा मार्गदर्शन बेलमोंट के वही 3 पुराने सिद्धांत करते हैं: सम्मान, परोपकार और न्याय। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी हमेशा नैतिकता से 4 कदम आगे भागती है। बेलमोंट रिपोर्ट ने हमें एक मजबूत नींव तो दे दी है, पर जैसे जैसे विज्ञान बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी नैतिकता भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले?